नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नरेंद्र मोदी की जीत, ऐतिहासिक जीत, ऐतिहासिक शपथ ग्रहण भी। इस बीच जुमलों पर यह चुनाव लड़ा गया। जनता माफ नहीं करेगी, यह बताया गया जनता को। यह भी कहा गया कि अच्छे दिन आने वाले हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अब ये अच्छे दिन आएंगे कैसे? जादू की छड़ी का इंतजार हर किसी को है, पूरे देश को है। नरेंद्र मोदी, देश इंतजार कर रहा है। सबसे पहले आज हम मौजूद है सेंट्रल पार्क कनॉट प्लेस में, इसलिए दिल्ली की जनता अपना स्वागत खुद से कर ले तालियों के साथ। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली की जनता आज पूछेगी सीधे जवाब अपने तमाम नेताओं से, और यह जानने की कोशिश करेगी कि अच्छे दिन का वादा तो बड़ा अच्छा है, पहुंचा दिया हमने आपको पार्लियामेंट, लेकिन वो अच्छे दिन आएंगे कैसे? रोड मैप क्या होगा? सीधे सवाल आगे जाएंगे। आपका परिचय खास मेहमानों से करा दे जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। महाबल मिश्रा जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से नेता है, स्वागत कीजिए इनका। सुधांशु मित्तल जी हमारे साथ जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, स्वागत है इनका भी। राकेश सिन्हा जी जो कि आरएसएस के आइडियोलॉग है, वो हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत कीजिए तालियों से। और अभय दुबे जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और नब्ज रखते हैं, समझते हैं राजनीति की, उनका भी स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ। तो सवालों की शुरुआत करने से पहले मैं चाहती हूं कि जनता के ही सवालों से शुरुआत हो, इसीलिए आप लोग हाथ उठाइए जो जो सवाल पूछे। एक शख्स यहां पर था जिसके पास बहुत ही अच्छा सवाल था, सवाल पूछिए। मैम, माय क्वेश्चन इज दैट कि अच्छे दिन क्या भाजपा और उसके सहयोगियों के लिए आने वाले हैं, या अच्छे दिन इस देश की जनता के लिए भी आएगी? सवाल अच्छा है। सुधांशु मित्तल जी। अंजना जी, आज कुछ याद आ रहा है। मध्य दिसंबर की बात है, पिछले साल की। यही जगह थी, यही मंच था, आप भी थी, और इसी तरह लोग थे। और लोग उस समय बहुत उत्साहित थे, बहुत आकांक्षाएं थी, और शायद वो आकांक्षाएं धूमिल हो गई। अच्छे दिन आए हैं या नहीं आए, पहले तो ये पूछा जाए। आ गए कि नहीं आ गए? आ गए कि नहीं आ गए? चलिए ठीक है, एक ये सवाल कर लेते हैं, एक ये सवाल कर लेते हैं। आप में से कितने लोगों को भरोसा है कि अच्छे दिन आने वाले हैं? हाथ उठाइए। अच्छे दिन आ गए हैं, आने के साथ नरेंद्र मोदी के। थोड़ा टाइम तो लगेगा, ठीक है, अपना जवाब पूरा कीजिए। उनका सवाल बहुत पॉइंटेड था सर। खास लोगों के लिए अच्छे दिन आएंगे या आम लोगों के लिए? जवाब दीजिए। देखिए, इस देश के हर नागरिक के लिए जब तक अच्छे दिन नहीं आएंगे, वो अच्छे दिन नहीं माने जाएंगे। ये अच्छे दिन किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, किसी राजनीतिक संगठन के लिए नहीं है। ये अच्छे दिन हिंदुस्तान के हर नागरिक के लिए होने चाहिए, तब ये अच्छे दिन है। वो कांग्रेस ने ऐसा अनुभव दे दिया है ना कि लोगों के मन में शक पैदा हो गया है। महाबल जी के पास आऊंगी, जो अनुभव उन्होंने देश को दिया, इसकी वजह से ये शक है। मेरा पहला क्वेश्चन था आरएसएस से कि आरएसएस का आइडियोलॉजी क्या रहेगा। जैसे हिंदू मुस्लिम डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। मैं हिंदू हूं, बट मैं नहीं चाहता हूं कि डिस्क्रिमिनेशन हो, तो इसी वजह से मैं पूछना चाहता हूं आरएसएस के लीडर से कि क्या रहेगा आइडियोलॉजीज। राकेश जी, एक जवाब सवाल मैं भी जोड़ दूं इसमें जी। इंटरफेरेंस कितना होगा? कहते थे पहले 10 जनपद है, अब नागपुर होगा। देखिए, पहले मैं आपके ही प्रश्न का जवाब दूंगा, फिर उन पर आता हूं जी। दो तरह से हस्तक्षेप होता है। एक माँ बेटे को पालती और बढ़ाती है, और एक मास्टर हस्तक्षेप करता है। संघ का हस्तक्षेप माँ के रूप में है, जो अपने बच्चों को आगे बढ़ाकर राजनीति में पेश करती है। माँ कभी हस्तक्षेप नहीं करती है। और जहां तक हिंदू मुस्लिम का सवाल है, हिंदू मुस्लिम का सवाल है, मैं इतना ही जानता हूं, इस देश का हर नागरिक संविधान से निर्देशित होना चाहिए। उसका धर्म व्यक्तिगत चीज है, व्यक्तिक चीज है, लेकिन संविधान से बचने की भी कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए धर्म के नाम पर। ना धर्म के नाम पर विशेषाधिकार, और ना धर्म के नाम पर उसके साथ कोई भेदभाव। जब हम विशेषाधिकार देते हैं तब फिर समस्या उठती है, जब हम भेदभाव करते हैं तो समस्या उठती है। जैसे जनसंख्या का सवाल है, तो जनसंख्या का सवाल पर नीति सबके लिए समान रूप से लागू हो। धर्म कहां से आता है? इसलिए मुझे लगता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शुरू से भारतीय संविधान के अनुकूल भारत का हर नागरिक शासित हो, इसके समर्थन में है। लेकिन इसके विपक्ष के लोग ने इसके बारे में जो धारणा बना दी है, उस धारणा के आधार पर संघ के बारे में ना सोचना चाहिए, ना धारणा बनानी चाहिए। अभय जी जल्दी से, फिर महाबल जी के पास जाइए। राकेश जी जिस संगठन की नुमाइंदगी करते हैं सेवक संघ, उनके एक और नुमाइंदे अशोक सिंघल ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जी। मैं उसको याद दिला देना चाहता हूं। वो राकेश जी के ही वरिष्ठ हैं,
उन्होंने कहा था कि अब मजबूत सरकार बनेगी और साथ में मजबूत राम मंदिर भी बनना चाहिए। उन्होंने कहा था इसी के साथ में धारा 370 भी हटनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि कॉमन सिविल कोड भी बनना चाहिए। तीन मुद्दे। सवाल ये है कि क्या अच्छे दिनों में ये तीनों चीजें भी शामिल हैं? देखिए अच्छे दिनों में, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, हाँ। ये अभी 24 घंटे पहले अशोक सिंघल ने सार्वजनिक रूप से वक्तव्य दिया है। दूसरी बात यह है कि जैसा कि अभी सुधांशु जी ने कहा है, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि अच्छे दिन न किसी संगठन के लिए होते हैं न किसी व्यक्ति के लिए होते हैं, लेकिन भारत में अभी तक जो होता रहा है हाँ। कि जब जो चुनाव जीतता है उसके अच्छे दिन तुरंत आ जाते हैं। हाँ। बाकी लोगों के अच्छे दिन आते हैं कि नहीं आते हैं, इसका इंतजार करना पड़ता है, कभी कभी 2 साल तक, कभी 3 साल तक, कभी 5 साल तक। लेकिन मैं चाहती हूँ कम से कम इस डिबेट में सिर्फ आप लोगों के अच्छे दिन ना आए, महाबल जी के भी आए। ये अलग बात है कि राजनीति ने बहुत जबरदस्त चोट दी है इन्हें। मैं चाहती हूँ कम से कम इस बहस में महाबल जी भी अब शामिल हो जाए। महाबल जी, अच्छे दिन और बुरे दिन का क्या परिभाषा मुझे नहीं मालूम, हाँ। लेकिन आशा करता हूँ जो अच्छे दिन आएगा तो उसमें अच्छा दिन मेरा भी आएगा। पर कांग्रेस के बुरे दिन आ गए, क्योंकि 1984 भी देखा, 2 अच्छे दिन इनके भी 2 थे, और आज हम 40 हैं तो अच्छे दिन हमारा भी आएगा हाँ। भविष्य में। और जहां तक इन्होंने कहा है राम मंदिर के मुद्दा, अभी बच्चों आप सुन ले, आपका समय है। राम मंदिर के मुद्दा, कल तक कहते थे कसम राम के खाते मंदिर वहीं बनाएंगे, आज कहते हैं मंदिर नहीं बनाएंगे, हमारा वो विकास की मुद्दा है। तो ये पलटते देर नहीं लगता है। मैं इनसे दोस्तों से पूछता हूं, वही अशोक सिंघल आज का विकास का मुद्दा है, लेकिन आज तक लड़ते आए हैं, ये कसम राम के खाते मंदिर वहीं बनाएंगे। जो राम को धोखा दिया वो जनता को भी धोखा देगा। पूर्ण बहुमत की बात की थी सुधांशु मित्तल जी, पूर्ण बहुमत होगा तो तीनों पर काम करेंगे। तीनों पर कब तक, टाइमलाइन क्या है आपका? पहली चीज ये है कि ये चुनाव किस मुद्दे पे लड़ा गया है। ये चुनाव विकास के लिए लड़ा गया है, सुशासन के लिए लड़ा गया है, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे संघर्ष के लिए लड़ा गया है, महंगाई के खिलाफ हमारे संघर्ष के लिए लड़ा गया है। हाँ। हिंदुस्तान की जनता के लिए एक अच्छे दिन आए सुशासन से, इसके लिए लड़ा गया है। अगर ये हमारी आस्थाएं हैं और ये हमारी निष्ठाएं हैं तो गलत है क्या? इस चुनाव में ना धर्म, ना जात, ना भाषा, ना प्रदेश, ये कुछ नहीं करा गया है। हर हिंदुस्तानी को उसका हक मिले, उसके साथ न्याय हो और उसका विकास हो, ये चुनाव इसके लिए लड़ा गया है। चलिए, अगर हमें कटघरे में खड़ा करना है ना, तो इन बातों पे अगर हम लोग पूरे न उतरे तो फिर यही आएंगे, फिर हमें कटघरे में खड़ा करिएगा। नहीं तो अपनी शुभकामनाएं दीजिए। आप लोगों ने चुन के लेके आए हैं हमें शुभकामनाएं दीजिए ताकि हम आपकी आकांक्षाओं पे पूरे उतर सके। सुधांशु जी, खाली शब्द, अभी तक रोड मैप नहीं दिखा। मैं आऊंगी, वापस आऊंगी, एक चीज पर बात होगी आपसे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल। मेरा नाम गौरव रस्तोगी है। मेरा एक 2 सवाल है, बहुत अहम सवाल है। बीजेपी ने ये जो इस बार का इलेक्शन जीता है सिर्फ विकास के मुद्दे पे जीता है। अभी तक हमने जितना भाषण सुना जीतने के बाद में, उसमें ये स्पष्ट था कि हमें भरोसा दिलाया गया है कि इस पे काम होगा। लेकिन सबसे जो 2 अहम मुद्दे हैं, एक महंगाई का और मुद्रास्फीति का, उसके बारे में अभी तक कोई एक खास रोड मैप कहीं दिखा नहीं है। सुधांशु जी जवाब दीजिए प्लीज। सुधांशु जी जवाब दीजिए प्लीज। ऐसा है, और लोगों के सवाल लेना है। विकास का मुद्दा हमारा प्रथम मुद्दा है। आपने कहा महंगाई का, मुद्रास्फीति का। जिस दिन से नरेंद्र भाई आए हैं तब से डॉलर का रेट रुपए के मुकाबले क्या हो गया आप लोगों ने सबने देख लिया है। जो डॉलर कभी जब 70 रुपए में होता था आज 58 रुपए में आ गया है। अपने आप ही कीमतें नीचे आने वाली हैं। तो आप लोग हमें मौका दीजिए, समय दीजिए, आप देखेंगे यहीं पे आके सुधांशु मित्तल जी, क्या आपको एहसास है कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है और सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पे आप 5 साल सस्टेन कर लेंगे? नहीं, बिल्कुल नीतियों की बात हो रही है साहब। सवाल आपसे बहुत स्पष्ट पूछा जा रहा है, तरीका क्या होगा? नरेंद्र मोदी आ गए, सेंसेक्स में इजाफा हो गया, बस खुश हो जाइए। पहले भी आज से 7 दिन पहले भी सरकार ने अभी कहने की बात है। नरेंद्र मोदी जी हम स्वागत करते हैं, नरेंद्र मोदी जी सरकार बनावे, देश के अच्छे दिन लाए, अच्छे से स्वागत करते हैं। हम भी अच्छे दिन में प्रवेश करें, हम स्वागत करते हैं। लेकिन अच्छे दिन की रोड मैप कोई बता नहीं रहे हैं। बता रहे तो रोड मैप नहीं आ रहा है, तो रोड मैप में हम विकास कैसे करेंगे? अभी सब मोदी मोदी अच्छे दिन मोदी जल्दी बोलने तो दीजिए। देखिए अंजना जी, ठीक, अगला सवाल। मेरा नाम अनामिका प्रियदर्शनी। मैं एक सवाल पूछती हूँ, नरेंद्र मोदी जी को जिताने में सबसे ज्यादा हाथ इस बार महिलाओं का है, सही है क्या? ये सही है?
कम से कम यहाँ जितनी महिलाएं सबने वोट किया उनके लिए। महिलाएं जम के वोट की है, चाहे गांव हो शहर हो कहीं भी, छोटे बच्चे हो कुछ भी हो, सबको लेके साथ गई और उन्होंने वोट डाला है। तो वो महिला के लिए जो 33% आरक्षण की बात करे तो उसमें वो क्या करेंगे? हमारा मित्तल साहब, हमारी तो 33% जो आरक्षण है उसके बारे में हमारी तो वचनबद्धता है। उसमें भाजपा ने ना केवल इस विधायक का समर्थन करा है, हमने तो अपने संगठन के अंदर 33% आरक्षण महिलाओं के लिए कर रखा है। हमारी सारी जितने पद हैं 33% पद जो हैं वो महिलाओं के लिए सुरक्षित हैं, तो हम तो इसके लिए कटिबद्ध हैं और इसको करवाएंगे। ठीक है, बैठ जाइए। कुछ और सवाल है? जैसा कि आप सुशासन की बात कर रहे हैं, पर आपके लगभग 30% सांसद पर संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं, तो क्या इसके थ्रू आप सुशासन लाएंगे? अगर आपने नरेंद्र भाई को इस विषय में सुना हो तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये जो जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके ऊपर जितने आपराधिक मामले हैं इनको फास्ट ट्रैक कोर्ट पे देना पड़ेगा, ताकि ये जो लंबा चलता जाता है कि एक सेकंड बोलने दीजिए भाई साहब। नहीं, सवाल बहुत बेसिक। सर टिकट ही क्यों दिया फिर? जब आपराधिक पहले आपको जानना चाहिए ना पब्लिक क्या चाह रही है। आप सुशासन की बात कर रहे हैं और आपराधिक मामले जिन पर दर्ज है और वो महिलाओं के बलात्कार से संगीन जैसे मामले दर्ज हैं और उनको आप टिकट दे रहे हैं। अच्छा एक रुक जाइए जवाब सुनिए अंजना जी। हाँ, इनसे पूछे एक मामला बताएं भाजपा के जिनको टिकट दी है जिसमें महिला के बलात्कार का मामला दर्ज हो। चलिए बताइए, झूठ नहीं बोलिए। सुनिए एक मिनट सर, एक मिनट बता कुछ बोले जा रहे। सुनिए सर, ऐसा है सर, आप झूठ ना बोलिए। मुझे एक मिनट पूरी बात सुन लीजिए। बोलिए, सिर्फ मेरा ही आपसे निवेदन। आप बातों में मत बताइए, आप ये मैगजीन पत्रिकाएं बोल रही हैं, ये ऐसे ही नहीं बोल रही है। चलिए एक और बहुत बेसिक सवाल है जिस पर मैं सबसे रिएक्शन चाहती हूँ। एक सेकंड, एक सवाल है बहुत बेसिक है जिस पर मैं चारों से प्रतिक्रिया चाहूंगी। ये सवाल है। हाँ, मैं पूछना चाहता हूं सीबीआई को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए अभी बीजेपी सरकार क्या करेगी? क्योंकि करप्शन का जो मुद्दा है बहुत पहले से चल रहा है और सीबीआई को जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि वो तोता बन के रह गया, तो इसके लिए मैं पूछना चाहता हूं कि बीजेपी क्या करेगी सीबीआई को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए? भ्रष्टाचार एजेंडा था जिस पर जनता ने वोट किया है। अगर आपको आखिरी जो सीबीआई के बारे में ऑर्डर है उसका ज्ञान हो तो बतला देता हूं मैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितने अफसर हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड अबव, पहले उनको प्रोसिक्यूट करने या इन्वेस्टिगेट करने के लिए आपको सरकार की परमिशन चाहिए होती थी। अब उन्होंने कहा है कि कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, आप जिसको जो है भ्रष्टाचार के मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहे करें। भाजपा उसका समर्थन करती है, तो इसका विषय क्या है? राकेश सिन्हा और आपसे और अभय दुबे जी से, क्योंकि वापस उस पर आना पड़ेगा। जो 3 मुद्दे थे और जो बार बार अशोक सिंघल जी की आवाज निकल रही है और इससे पहले भी आरएसएस से जुड़े लोगों की, उन 3 मुद्दों पर क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है उसका पहला लक्ष्य है कि अस्पताल के बाहर कोई व्यक्ति मरीज बनकर प्रतीक्षा ना करे और किसी के घर में की थाली में रोटी ना हो, इसको इंश्योर करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। ये अच्छे दिनों का ये मतलब होता है। एक, पहले सरकार तो मंत्रिमंडल गठन होने दीजिए। दूसरा, देश में राम और रोटी का कॉम्बिनेशन चलता है। रोटी चाहिए, राम किसी धर्म, किसी समाज, किसी व्यक्ति से जुड़े नहीं है, वो राष्ट्रीय अस्मिता है। और राष्ट्रीय अस्मिता के लिए आज राम मंदिर का मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय में है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार है। सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला करेगी संविधान के दायरे में, वो भारत का हर नागरिक स्वीकार करता है। इसमें आपत्ति कहां है? और देश में जो लोग चाहते हैं कि बाबर के द्वारा बनाए गए मस्जिद को खड़ा करें, वो संभव नहीं है। ये राम का मंदिर है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया है, इसमें मंदिर की प्रतिबद्धता बनी हुई है। लेकिन मंदिर की प्रतिबद्धता गरीबों की थाली में रोटी, अस्पतालों में मरीज को कम करने को कम दवा और रोटी, दोनों की व्यवस्था, शिक्षा, दवा, रोटी। आप राम और रोटी को जोड़ रहे हैं, आप राम और रोटी को जोड़ रहे हैं अपनी बातों से। क्या जरूरत है? धन निजी चीजें किसी के लिए। देखिए, इसको अस्मिता का सवाल बनाकर राजनीति की जाती है। देखिए, इंडोनेशिया को देखिए, गरुड़ नाम का उनका जो एयर है वो गरुड़ के नाम से है। देश की एक अपनी सांस्कृतिक अस्मिता होती है। भगवान राम उस अस्मिता के प्रतीक हैं। वो भगवान हो न हो, लेकिन नायक हैं इस सभ्यता के। उस नायक को कोई इस हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति, मैं कहता हूं कोई मुस्लिम भी भगवान राम के प्रति अनादर का भाव नहीं रखता है, क्योंकि यह सभ्यता का प्रश्न है, यह राजनीति का प्रश्न नहीं है।
मेरा क्वेश्चन अभय दुबे सर से, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। तो मेरा क्वेश्चन है कि हमारे देश के मुख्यमंत्री, जैसे कि बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जा रहा है, तो ममता बनर्जी रूठ गई हैं, उधर जयललिता रूठी हुई हैं, उधर शिवसेना रूठे हुए। ये हमारे देश में कब तक चलेगा, जबकि हमारे पड़ोसी मुल्क से चाइना फ्रेंडशिप कर रहा है और हमें उनसे फ्रेंडशिप की जरूरत है हमारे पड़ोसी मुल्कों से, जबकि हमारे देश के जो राजनेता है ऐसा नहीं करने देना चाहते, तो हम तो पिछड़ जाएंगे। जवाब दीजिए साहब। नरेंद्र मोदी की सरकार को, नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है। अब वो किसी के रूठने मनाने से अगर दबाव में आए तो ये उनके लिए उचित नहीं है। उन्हें जो मन में आए वो करना चाहिए। सवाल ये है कि उनका मन क्या है। सवाल ये नहीं है कि कौन रूठ रहा है, कौन नाराज है, कौन क्या कह रहा है, ये तो अब कुछ सवाल रहा ही नहीं। ये तो गठजोड़ सरकारों के लिए था। यहां पर गठजोड़ है तो वो नरेंद्र मोदी और भाजपा की मर्जी से है, उनकी मर्जी के विपरीत नहीं है। तो वो लोग जो मन में आए करेंगे। जो सवाल ये उनका मन क्या है, उनकी नीतियां क्या हैं। यहां रोड मैप की बात हो रही है, अच्छे दिनों के रोड मैप की बात हो रही है, उसके ऊपर चर्चा हम लोग करें। और पहले उस रोड मैप का पहला तो ये मामला है कि अशोक सिंघल साहब जो बातें उठा रहे हैं वो उस रोड मैप के आगे अवरोध बनकर, बैरियर बनकर न खड़ी हो जाएं। देखिए 1990 में कल्याण सिंह को उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था, लेकिन बाबरी मस्जिद तोड़ने के चक्कर में वो पूर्ण बहुमत गंवा दिया गया। तो क्या सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार भी ऐसा ही करेगी? अगर वो सरकार ऐसा नहीं करना चाहती है तो दरअसल वो करना क्या चाहती है, इसलिए ये कार्यक्रम हो रहा है। बहुत महत्वपूर्ण। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ये सवाल उठाएंगे कि क्या आने वाले वक्त में अगर दबाव पड़ता है तब। रवि चोपड़ा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ सुधांशु जी से। जो लिस्ट पिछले 5 साल से हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आई हुई है ब्लैक मनी वालों की, कब तक वो उजागर करेंगे पब्लिकली और कब तक वो धन वापस लाने की कोशिश करेंगे? ये हमारा बहुत जरूरी और बहुत ही जरूरी सवाल है। काला धन जो है, जो बाहर जमा है, वो वापस देश में आए और देश की खुशहाली के लिए उसका इस्तेमाल हो, ये हमारी कटिबद्धता है और हमारी प्राथमिकता है। अब इस प्राथमिकता के दिन जो है, जरा कल जो है सरकार बन जाने दीजिए, मंत्री बन जाने दीजिए, उनका उत्तरदायित्व जो है उसका जवाब मुझसे ना लीजिए। दुबे जी इसमें कुछ बोलना चाह रहे हैं, जल्दी से। भाई साहब ने सवाल पूछा है। हाँ। उस सवाल में मैं भी अपना एक सवाल जोड़ता हूँ, जल्दी से। सवाल केवल विदेश में जमा काले धन का नहीं है। हाँ। सवाल हिंदुस्तान में जमा काले धन का भी है, जिसका चुनाव में इस्तेमाल होता है और इस चुनाव में जम के इस्तेमाल हुआ है। उस धन को भी, लेकिन हमारा मेन मुद्दा ये है कि जब हमारा पैसा बाहर पड़ा हुआ है वो क्यों नहीं वापस आए? पहले हमारा बाहर वाला पैसा वापस आए, उसके बाद देश का पैसा तो देश में पड़ा ही है। वापस आने चाहिए। अंजना जी, नई सरकार के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, हाँ। देश के भीतर और बाहर जो समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही है उसको समाप्त करना। हाँ। और विदेश से काला धन आए, लेकिन देश के भीतर जो जमाखोरी है, काला धन तैयार होता है, उसके स्रोत को समाप्त करना, ये मुझे लगता है सरकार की प्रतिबद्धता है। महाबल जी नहीं, एक सेकंड। महाबल जी, ये गुस्सा समझ रहे हैं आप? क्या ये गुस्सा जो है काले धन को लेकर उसकी सूची छिपा कर रखने की, वही गुस्सा भारी पड़ा है, समझ में आ रहा है? मैं एक बात स्वागत करता हूं, जब हमें सरकार ने, आज सरकार के पास लिस्ट है, हमें चुनाव, लोगों ने, जनता ने मेंटेलिटी देके चुनाव विपक्ष में बैठने का मौका दिया। इनको लिस्ट है, मंगावे ऐसे काला धन वापस आ गया जो देश में चुनाव में खर्चा हुआ दिखाई दे रहा है। अब कौन किया है खर्चा? कौन खर्चा किया वो दिखाई दे रहा है काला धन। इसको कहते हैं, सुधांशु मित्तल अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि ये अपने गुना आप हम पे मर रहे। आज जनता ने आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं, येदियुरप्पा भी भ्रष्टाचार में मुक्त है। येदियुरप्पा को निकाल देंगे क्या? येदियुरप्पा तो बात ही बात है। आप अपना पहले येदियुरप्पा को बीजेपी निकालेगी, मैं ये पूछना चाहता हूँ। ऐसा जनादेश का पालन करिए।